सुनो सुमन, किशन ने दूसरा विवाह कर लिया है। सुमन की छोटी बुआ ललिता ने दुखी होते हुए सुमन से कहा। तब यह सुनकर सुमन को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे तो सच्चाई पहले ही मालूम थी। उसने बस इतना ही कहा कि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती बुआ जी। जो नसीब में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। यह कहकर वह उठी, हाथ में दराती लेकर खेतों पर चली गई। खेतों में जाकर धम से जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से फूट फूट कर दहाड़ी मारकर रोने लगी। आज वे जैसे जी भरकर रो लेना चाहती हो। उसकी आवाज सुनने वाला वहां आसपास कोई नहीं था। वह रोते हुए भगवान को कह रही थी कि आखिर में उसकी ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी भगवान ने उसे हमेशा से ही सजा दी है। यही सब सोचते हुए वह अपने अतीत में खो गई। जब सुमन छोटी थी तो उसके भाई बहन और उसकी माँ भगवान जी के पास चली गई। उन सब का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कोई नहीं बचा। तीनों में से सुमन अपने भाई बहनों में बड़ी थी। सुमन की माँ अपने घर गई हुई थी उसके दोनों छोटे भाई बहन को लेकर। सुमन और उसका छोटा भाई अपने घर पर ही थे, इसीलिए वे बच गए। उसकी माँ के जाने के बाद उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। उसके पिताजी को तो बस अपने आप से मतलब था। उसके पिताजी ने जल्दी दूसरी शादी कर ली। सुमन की सौतेली माँ घर आ गई। सौतेली माँ सुमन और उसके भाई सुंदर से ज्यादा लगाव नहीं रखती थी। सुमन एक माँ की तरह अपने भाई का पूरा ख्याल रखती। वह सारा दिन काम करती और रात को अपनी माँ को याद करते हुए और रोते हुए सो जाती। वह भगवान जी से कहती कि भगवान जी ने उसकी माँ को उससे क्यों छीन लिया, क्यों उसे अनाथ कर दिया। उसके पिताजी का तो होना या ना होना बराबर था। उसके पिताजी को कोई मतलब नहीं था कि वे दोनों भाई बहन मरे या जिए। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। उसकी सौतेली माँ ने भी अब एक बेटी को जन्म दे दिया। अब सुमन की हालत और भी दयनीय हो गई थी, लेकिन फिर भी सुमन ने इसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया। थोड़े दिन बाद ही फिर उसकी सौतेली माँ ने 2 और जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। अपनी सौतेली बहनों सहित अब सुमन 4 बहनें थी। वही सुमन के पिताजी तो अब बहुत ज्यादा परेशान थे कि उसे 4 बेटियां हो गई। अब वे उनकी कैसे शादी करेंगे। यह नहीं था कि उसके पिताजी कोई गरीब किसान थे। उसके पिताजी के पास काफी पैसा था, लेकिन वे इतने कंजूस आदमी थे कि अपना एक भी पैसा अपनी बेटियों पर खर्च नहीं करना चाहते थे। तब कई समझदार लोगों ने सुमन के पिताजी से कहा कि तुम्हें अपनी पहली बीवी से बेटा है तो अब और बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है। लेकिन गांव तो गांव ही होते हैं, वहाँ के समाज और लोगों की सोच ही अलग होती है। वही गांव की औरतों ने सुमन की सौतेली माँ के दिमाग में एक बात अच्छे से समझा दी थी कि सौतेला तो सौतेला ही होता है, अपने कोख का जाया तो अपना ही होता है, और वही बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेगा। सुमन की सौतेली माँ और पिता भी लोगों की बातों से सहमत थे, क्योंकि वे भी रूढ़िवादी और पुराने ख्यालों के जो थे। दिन गुजरने लगे। सुमन भी अब शादी लायक हो चुकी थी, लेकिन उसके पिताजी को उसकी कोई चिंता नहीं थी। जब उसके घर परिवार कुटुंब के लोगों ने उसके पिताजी पर दबाव बनाया तो उसके पिताजी ने सुमन के लिए एक रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। सुमन के फूफा जी, जो बड़े ही नेक दिल और अच्छे इंसान थे, वे बचपन से ही सुमन और उसके भाई सुंदर की दयनीय स्थिति देखते आ रहे थे। वे हमेशा चाहते थे कि जो कुछ सुमन ने यहाँ सहन किया है वे अपनी ससुराल में सहन ना करे। इसीलिए उसने अपने ही एक जान पहचान के घर में सुमन का रिश्ता तय करवा दिया। घर परिवार अच्छा था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लड़के 4 भाई थे और उनकी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। बड़े भाई की भी शादी हो चुकी थी, जो एक सरकारी दफ्तर में काम करता था, और दूसरे नंबर का जिससे सुमन का रिश्ता तय हुआ था वह अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उससे छोटे दोनों भाई भी पढ़ाई कर रहे थे। सुमन के फूफा जी ने सोचा कि घर परिवार अच्छा है, लड़का भी देखने में अच्छा है, भगवान ने चाहा तो लड़के की भी सरकारी नौकरी लग जाएगी, और अगर नहीं लगी तब भी सुमन को कोई तकलीफ नहीं होगी। उसने अपनी जान पहचान से सुमन का रिश्ता तय करवा दिया।
वही लड़के वाले सुमन के फूफा रमाकांत जी के अच्छे जान पहचान वाले और भले आदमी थे, इसीलिए उन्होंने लेन देन की कोई भी बात नहीं रखी और बिना किसी चीज की मांग की है रिश्ता तय कर लिया। काफी लोगों ने सुमन के होने वाले पति के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते सुझाए, अच्छी लड़की, अच्छे दान दहेज के बारे में कहा, लेकिन सुमन के होने वाले ससुर रामदास जी रमाकांत जी के खास दोस्त थे। उन्होंने कहा कि जो वह कहेंगे और जो वह करेंगे वही होगा। आखिर सुमन की शादी हो गई। उसके कंजूस पिता ने कम से कम उसकी शादी में खर्च किया और विदाई के वक्त सुमन को नाम मात्र उपहार देकर विदा कर दिया। सुमन के ससुराल में उसके ससुराल वालों से लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसा क्या देखा जो ये रिश्ता तय कर लिया। अरे उनके बेटे के लिए तो कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, अच्छी लड़की के साथ अच्छा दहेज भी मिल रहा था, पर पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या देखा कि हाँ रिश्ता तय किया। लोगों की बात सुनकर सुमन को डर सता रहा था कि कहीं लोगों की तरह ही उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी दहेज ना देने के लिए ताने दें, उसे परेशान करना शुरू ना कर दे। उसे मनी मन यह डर सता रहा था। लेकिन रामदास जी जो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि किसी ने भी सुमन से इस बारे में जिक्र नहीं किया। सभी ससुराल में सुमन को काफी लाड प्यार से रखते। सुमन का पति किशन तो उस पर जान देता था। सुमन इतना अच्छा ससुराल पाकर बहुत खुश थी। वह भगवान के साथ साथ अपनी फूफा जी को भी दिल से दुआ देती कि उन्होंने उनके लिए इतना अच्छा ससुराल ढूंढा है। सुमन अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन उसे पता चला कि उसकी सौतेली माँ फिर से माँ बनने वाली है, उसका कोई भाई या बहन आने वाला है। यह सुनकर सुमन को बहुत खुशी हुई। वही सुमन की सौतेली माँ भी बहुत खुश थी कि भगवान करे अब 3 बेटियों के बाद बेटा ही हो। वह भगवान से दिन रात यह प्रार्थना करती और भगवान ने आखिर उसकी सुन ली। उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। 4 दिन बाद ही एक दिन जैसे ही सुमन की सौतेली माँ ने अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए उठाया तो देखा कि उसका बेटा कोई हरकत नहीं कर रहा है। यह देखकर वह घबरा गई। तो तब उसने देखा कि उसका शरीर बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था। यह देखकर वह घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर घर परिवार की बाकी औरतें इकट्ठा हो गई। सबने बच्चे को देखा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बच्चा मर चुका था। इस तरह बच्चे के मर जाने से सभी को बहुत दुख था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। सुमन की सौतेली माँ तो जैसे पागलों की तरह अपने बेटे की याद में रो रही थी। वह अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए उसके बेटे को नहीं दे रही थी। परिवार की औरतों ने उसे संभाला और परिवार के कुछ पुरुष उससे बच्चे को लेकर शमशान चले गए। गांव की परंपरा के हिसाब से जब किसी 4 महीने से छोटे बच्चे की मौत होती है तो उसे दफनाया जाता है। परिवार के पुरुषों ने शमशान में जाकर एक गड्ढा खोदकर उस मासूम के शरीर को दफना दिया और ऊपर से उस पर कुछ कटीले झाड़ रख दिए, जिससे कोई जानवर उसके शरीर को ना निकाले, और स्नान कर वापस घर आ गए। सभी ने सुमन की सौतेली माँ को हिम्मत दी। सुमन यह सुनकर बहुत दुखी थी, लेकिन आखिर कर भी क्या सकती थी। वही सुमन की माँ दिन रात बस अपने बेटे को याद कर रोती रहती थी। और एक दिन जब किसी का ध्यान नहीं था, वह अपने बेटे की याद में शमशान घाट पहुंच गई और पागलों की तरह उसे जगह जगह गड्ढे खोदकर ढूंढने लगी। जब किसी को यह बात पता चली तो सुमन ने के परिवार के कुछ आदमी गए और उसे वापस समझा बुझा कर ले आए। लेकिन सुमन की सौतेली माँ अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी को बहुत दुख था। उनका दिमाग ऐसा हो गया था, बिल्कुल बच्चों की तरह हो गया था। अगर उसे जो करना होता वह करके रहती, लेकिन सुमन के पिता को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस दिन रात इसमें लगे रहते कि उसको कितना पैसा ब्याज पर देना है, किससे कितना ब्याज लेना है। वह दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं था। उसे देखकर तो हर कोई कहता कि इसके लिए तो पैसा ही सब कुछ है, पता नहीं मरने के बाद अपने साथ ले जाएगा। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, लेकिन सुमन की सौतेली माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया। अब जैसी हालत बचपन में सुमन की थी, वैसी ही हालत सुमन की सौतेली बहनों की हो गई, क्योंकि सुमन के पिता की तो उससे कोई मतलब ही नहीं था और माँ तो अपना मानसिक संतुलन खो ही चुकी थी। वही सुंदर की भी शादी हो चुकी थी। सुमन की भाभी काजल सुमन से तो ठीक से बातें करती, लेकिन वह अपनी सौतेली ननंद यानी सुमन की सौतेली बहन
नेहा किरण और दीपिका से बिल्कुल प्यार नहीं करती, यह देखकर सुमन को बहुत दुख होता, लेकिन आखिर वह कर भी क्या सकती थी। अब सुमन भी एक बेटे की मां बन गई थी। सुमन के ससुराल में सभी उसके बेटे को बड़े प्यार लाड़ प्यार से रखते। सुमन को अपने ससुराल में किसी बात की कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उसे हमेशा अपने पति किशन की याद सताया करती, क्योंकि वह शहर में रहकर पढ़ाई जो कर रहा था। उस समय तो कोई मोबाइल फोन भी नहीं था जिससे कि सुमन रोज उससे बातें कर सके। गांव में भी मुश्किल से 1 या 2 टेलीफोन थे। किशन शहर से जब किसी टेलीफोन बूथ से अपने गांव फोन करता तो अपने पिता से ही उसकी बातें हो पाती। सुमन बेचारी दिन रात उसे याद करती और उसके आने का बेसब्री से इंतजार करती। किशन कभी तीज त्योहार पर मुश्किल से 1-2 दिन के लिए आता था। वह हमेशा सुमन को हिम्मत देता कि जब उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो वह उसे एक साथ ले जाएगा और हमेशा वे लोग साथ रहेंगे। बेटे के जन्म के 3 साल बाद सुमन फिर एक बेटी की और मां बन गई। सभी बहुत खुश थे। सुमन को तो जैसे भगवान ने ढेर सारी खुशियां दे दी हो। अब बस सुमन को अपने पति की सरकारी नौकरी की चिंता सताती थी। अब सुमन का सब ससुराल में बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। उसे किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती। अपनी ससुराल में लाड़ प्यार और इज्जत पाने की वजह से अब सुमन के मायके में भी उसकी इज्जत थोड़ी बढ़ गई थी। अब सब उससे अच्छे से बातें करते थे, लेकिन उसकी सौतेली बहनों की हालत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसकी भाभी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। एक दिन किशन का खत आया। खत पढ़ने के बाद उसके ससुर ने खुश होते हुए बताया कि किशन की सरकारी नौकरी लग गई है। यह सुनकर सभी घर वाले बहुत खुश हुए। सुमन को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में कोई सपना देख रही है। वह दिन रात भगवान से यही तो प्रार्थना करती थी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अब अपने पति के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। वही किशन की सरकारी नौकरी लगने से अब सुमन की अपनी ससुराल और मायके दोनों ही जगह इज्जत बढ़ गई थी। सुमन के भाई भाभी तो बस सुमन के आगे पीछे रहते थे। जब सुमन अपने मायके में जाती तो उसकी भाभी उसका बहुत अच्छा ख्याल रखती, उसे कुछ भी काम नहीं करने देती। वह हमेशा इस कोशिश में लगी रहती कि सुमन को कोई परेशानी ना हो। सुमन के परिवार के और सदस्य सुमन के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते। ससुराल में भी अब सुमन की इज्जत पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। किशन अपनी नौकरी लगने के 1 महीने बाद अपनी पहली सैलरी लिए घर आया। उसने जैसे ही अपनी पहली सैलरी अपने पिता रमाकांत जी के हाथ में रखी तो रमाकांत जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह वह वक्त होता है जिसे शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जब कोई बेटा अपने पिता के हाथ में अपनी पहली कमाई रखता है तो उसके पिता को ऐसा एहसास होता है जैसे उसकी जन्म भर की तपस्या का फल उसे मिल गया हो। यही सब कुछ रमाकांत जी को अब महसूस हो रहा था। उसने अपने बेटे को प्यार से गले लगा लिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद और दुआएं दी। कुछ दिन अपने गांव रुकने के बाद किशन वापस चला गया। इसी तरह 3-4 महीने और गुजर गए। अब की बार जब वह दीपावली पर घर को आया तो रमाकांत जी ने सुमन और उसके दोनों बच्चों को किशन के साथ रहने के लिए शहर भेजने के लिए बोल दिया। सुमन बहुत खुश थी। उसने बड़े ही चाह में अपना बैग तैयार किया और जाने की बेसब्री से तैयारी करने लगी। किशन भी अपने परिवार को साथ ले जाने की बात सोचकर ही खुश था। दूसरे दिन सबसे आशीर्वाद लेने के बाद किशन सुमन और अपने दोनों बच्चों को लेकर शहर चला आया था। उसने पहले से ही अपने लिए एक छोटा सा घर किराए पर ले रखा था। सुमन ने अच्छी तरह अपना सामान जमा दिया और अब वह किशन के साथ हंसी खुशी वहाँ रहने लगी। किशन जब ऑफिस जाता तो सुमन बड़े प्यार से उसके लिए टिफिन बनाती। दोनों की जिंदगी अब अच्छे से कट रही थी।
वही जब कभी भी सुमन छुट्टियों में गांव आती तो उसके ससुराल में सब उसका पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखते। जब सुमन अपने मायके जाती तो उसकी भाभी तो जैसे उसकी खातिरदारी में ही लग जाती। किशन सुमन को कभी भी रुपयों से तंग नहीं रखता था, इसीलिए सुमन के पास भी काफ़ी रुपए पैसे होते जिससे वह अपने भाई भाभी की मदद कर दिया करती। उसके भाई अपने खुद के बच्चे, दो बड़ी बेटी और दो छोटे बेटे हो गए थे। सुमन कभी अपने भतीजे भतीजियों के लिए कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ लाती तो कभी अपने भाई भाभी के लिए कोई उपहार। वह उनकी छोटी मोटी मदद कर दिया करती। सब लोग सुमन की बड़ी तारीफ किया करते। सुमन के पिता को तो अब भी कोई किसी से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस रुपए कमाने की धुन में लगे रहते कि सुमन की सौतेली बहनें बड़ी दो अपने मामा के घर रहती तो छोटी वहीं रहती, जिसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। उसकी भाभी उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं रख करती थी। सुमन अपनी बहन की स्थिति देखकर बहुत दुखी होती और वह अपनी बहन के लिए भी कुछ ना कुछ उपहार लेकर आती। जब अपनी भाभी से इस बारे में बातें करती तो उसकी भाभी कुछ ना कुछ बहाना लगा देती और सुमन से कहती कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। सुमन की सौतेली माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सुमन इतना अच्छा ससुराल और इतना अच्छा जीवन साथी पाकर बहुत खुश थी। फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अब सुमन की शादी को 13 साल हो गए थे। अब सुमन के देवर की भी सरकारी नौकरी लग चुकी थी और उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसके भी 2 बच्चे थे। सुमन को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। अपने पैसों से सुमन ने अपना एक अलग मकान बनवा लिया और कुछ पैसे जमा भी कर लिए। रमाकांत जी ने जब देखा कि उसके तीनों बेटे अब आत्मनिर्भर है और तीनों ही बाल बच्चे वाले हैं तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को जमीन जायदाद सबका अलग अलग बंटवारा कर दिया, जिससे उन तीनों में कभी भी किसी भी बात को लेकर कोई टकराव पैदा नहीं हुआ। लेकिन सुमन शहर में रहती थी, इसीलिए उसने अपने हिस्से की जमीन अपने ही ससुराल वालों को दे रखी थी। किशन की जमीन के साथ रमाकांत जी के हिस्से की जमीन भी सुमन के देवर के पास ही थी, क्योंकि वह गांव के पास के ही गांव में उसकी नौकरी थी और वह अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहता था। एक दिन सुमन जब अपने पति के साथ शहर में थी तो उसके ससुराल से फोन आया कि बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हमें गांव जाना होगा। यह सुनकर सुमन भी बहुत घबरा गई, क्योंकि वह अपने ससुर को अपने पिता से ज़्यादा मान देती थी। उसके पिता ने तो कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन उसके ससुर ने कभी उसे बहू न मानकर एक बेटी की तरह रखा था। तब सुमन अपने पति और बच्चों के साथ गांव आ गई। किशन और उसके भाइयों ने भी अपने पिता का अच्छे से अच्छा इलाज करवाया। किशन को अपने ऑफिस से ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली थी, इसीलिए वह सुमन और अपने बच्चों को ले गांव छोड़कर वापस शहर आ गया। सुमन ने अपने ससुर की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। बीमारी के चलते रमाकांत जी सब लोगों को छोड़कर भगवान जी के पास चले गए। अपने ससुर के जाने से सुमन तो जैसे टूट गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हिम्मत बांधी और अपने आप को संभाला। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अब किशन और सुमन की शादी को अभी तक 16 साल हो गए थे। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। सुमन की सौतेली बहन जो उससे छोटी थी, उसका विवाह भी एक अच्छे घर में हो गया था। उसका विवाह जिस लड़के से हुआ था वह इकलौता था और अपने खेतों पर फसल यानी किसान का काम करता था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, भरा पूरा परिवार था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वही सुमन के परिवार वाले जो उसके रिश्ते में ताऊ चाचा लगते थे, उन्होंने ही उसका विवाह किया था। सुमन के पिता ने तो कम से कम खर्च किया था इस शादी में भी, लेकिन सुमन के ससुराल वालों की तरह उसके ससुराल वालों ने भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह सुमन की सौतेली बहन जो बड़े लाड़ प्यार से रखते थे, वही सुमन उसके सुखी जीवन को देखकर बहुत खुश होती। और सुमन की दोनों छोटी सौतेली बहन ने अब बीए कर रही थी और साथ में ही बच्चों को ट्यूशन भी दे रही थी, जिससे उनकी पढ़ाई का खर्च आसानी से निकल आता था और वे शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी।
छोटी सी उम्र में ही उन्हें हालातों ने काफी समझदार और हिम्मती बना दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सुमन की सौतेली माँ की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं आया था और उसके पिता तो पहले की तरह ही पैसे कमाने में मग्न थे। हमेशा इसी सोच में डूबे रहते कि किसको कितना पैसा दिया, किससे कितना ब्याज लेना है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था। किशन और सुमन की शादी को 21 साल हो चुके थे। इन 21 सालों में सुमन की जिंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं चला था कि कब इतने साल निकल गए। लेकिन अब उनकी जिंदगी में असली तूफान आना था, जिसकी कभी सुमन ने कल्पना भी नहीं की थी। सुमन के फूफा जी का भी हार्ट अटैक होने की वजह से स्वर्गवास हो गया। सुमन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है। धीरे धीरे किशन की तबीयत खराब रहने लगी। वे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, हमेशा सुमन से लड़ते झगड़ते, बच्चों से झगड़ा करते। किसी से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुमन उसे बार बार पूछती कि कोई परेशानी तो नहीं है। धीरे धीरे सुमन ने महसूस किया कि उसके ऊपर काम का भार भी ज्यादा नहीं है और ना ही कोई पारिवारिक परेशानी है। धीरे धीरे किशन और चिड़चिड़ा होता गया। वह अपने आप को सबसे दूर करने लगा। अब वह अकेले बंद कमरे में चुपचाप बैठे रहता, ना किसी से कुछ बातें करता, ना कुछ खाता पीता। सुमन उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी थी। उसने किशन को कई बार डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे किशन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह पागलों जैसी हरकतें करने लगा। उसका मानसिक संतुलन खो गया था। वही अब सुमन की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उसने जी जान लगा दी किशन के इलाज करवाने और सेवा करने में। उसे जिसने जो बताया, उन डॉक्टरों से किशन का इलाज करवाया। वह किशन को लेकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में भी उन्होंने अपने देवर जेठ जी से कहकर किशन को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया। यहाँ तक कि देवी देवताओं के आगे अपने पति की सलामती के लिए सुमन ने जगह जगह हाथ जोड़े। सुमन दिन रात अपने पति की सेवा करती और उसके सही होने की भगवान से फरियाद करती। इन सब से सुमन की दुनिया तो जैसे बदल गई थी। उसके बच्चों की भी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके बच्चों को भी अपने पापा की चिंता जो थी। लेकिन सुमन ने उन्हें हिम्मत बंधाई और पास के ही शहर में उन्हें पढ़ने के लिए एडमिशन करा दिया। सुमन ने अपने हिस्से के खेतों पर भी काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि किशन की तबीयत खराब होने के बाद किशन अपनी ड्यूटी पर नहीं गया था, जिसकी वजह से उसे वेतन भी नहीं मिला था। धीरे धीरे सुमन के पास जो जमा पूंजी थी वह सारी खर्च हो गई। लगभग किशन की स्थिति को 1 साल हो गया। धीरे धीरे अब किशन की स्थिति में सुधार आना शुरू हो गया। 1 साल होते ही किशन की स्थिति में काफ़ी सुधार आ गया। लेकिन सुमन ने उसे वापस शहर नौकरी पर इसलिए नहीं भेजा, क्योंकि वह चाहती थी कि किशन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। उसने किशन की दिन रात सेवा की। अब किशन पूरी तरह स्वस्थ हो गया और वापस अपनी नौकरी पर चला गया। वही अब सुमन अपने पति को सही सलामत देखकर भगवान का बार बार धन्यवाद करती। अब जाकर जैसे उसकी जान में जान आई हो। किशन ने वापस सुमन से शहर आने के लिए कहा, तो सुमन ने यह सोचकर मना कर दिया कि बार बार इधर उधर करने से उसके बच्चों की भी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और यहाँ गांव में पास में शहर में ही उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिससे वह गांव में से समय समय पर अपने बच्चों को संभालाती। साथ में ही उसे यह चिंता सताती थी कि उसकी बेटी अब शादी लायक हो गई थी। उसकी शादी के लिए जो जमा पूंजी उन्होंने जमा की थी वह तो सारी किशन के इलाज में खर्च हो गई। इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि वह किशन के पास जाए, जिससे और खर्च बढ़े। वह गांव में खेतों का काम करती, जिससे किशन का वेतन का बड़ा हिस्सा अपनी बेटी की शादी के लिए बच जाए। वह गांव में खेतों में काम करती और अब उसने भैंस भी दूध के लिए खरीद ली थी, जिससे उसे जो घी प्राप्त होता वह अपने बच्चों और किशन को भेज देती। वह अपने हिस्से के खेतों में दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन उसके देवर जेठ और उसका परिवार यह देखकर खुश नहीं था, क्योंकि पहले तो उसके देवर जेठ को उसके हिस्से की जमीन जो मिल रही थी
लेकिन जब से सुमन गांव में रह रही थी, उसने खुद ही अपने हिस्से की जमीन वापस ले ली थी। इसीलिए सभी सुमन से जलते थे। यही सुमन के ससुराल के परिवार वाले भी उससे जलते थे, क्योंकि जब से सुमन ने अपने खेतों को संभाला था, तब से उन्होंने जो लोग उनके खेत की मेड़ को नाजायज रूप से काटते थे, उनसे सुमन ने ऐसा करने के लिए साफ मना कर दिया और साथ में कह दिया, अगर आगे से उन्होंने ऐसी गलती की तो अच्छा नहीं होगा। सुमन ने अपने खेत में पानी देने के लिए तालाब बनवाया था। उसमें से उसने और लोगों को पानी ना देकर अपनी फसल में ही पानी दिया। धीरे धीरे सब परिवार के लोग सुमन से जलने लगे और उन लोगों ने किशन से सुमन के बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। लोगों की बातें सुनकर किशन ने सुमन से वापस शहर आने के लिए कहा, लेकिन सुमन ने शहर जाने के लिए मना कर दिया। लोग अब दिन रात उसके पति से उसकी शिकायत करते, उसके बारे में उल्टे सीधे बोलते, यहाँ तक कि उन लोगों ने सुमन के चरित्र पर भी कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। उस पर उल्टे सीधे लांछन लगाने शुरू कर दिए। लोगों की ऐसी बातें सुनकर किशन ने बार बार सुमन से शहर आने के लिए कहा, लेकिन सुमन यह सोचकर शहर नहीं गई कि यहाँ रहने से वह अपने बच्चों को समय समय पर देख आती और उन्हें घी, तेल, आटा, दाल आदि दे आती थी। इसके साथ ही उसके खेत में पैदा हुई फसल से उसे कुछ इनकम भी प्राप्त हो जाती थी और किशन की तनख्वाह का भी बड़ा हिस्सा बच जाता था। वह सोचती थी कि अगर अब कुछ पैसे बच जाएंगे तो वह उसकी बेटी की शादी और उसके बेटे की आगे की पढ़ाई में काम आएंगे। हर माँ की तरह उसका सपना था कि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में और धूमधाम से हो, उसका बेटा भी पढ़ लिख कर एक काबिल आदमी बने। लेकिन किशन उसके इस त्याग को नहीं समझ सका। अब बार बार किशन लोगों की बातें सुनकर वह भी सुमन के चरित्र पर शक करने लगा। उसे लगने लगा कि सुमन का गांव में किसी से कोई ना कोई चक्कर है, इसीलिए वह वापस उसके पास शहर नहीं आना चाहती। वह भूल गया जिस सुमन ने इतने साल तक एक परछाई की तरह उसका साथ दिया, जिसने हर सुख दुख में उसका हाथ नहीं छोड़ा, दिन रात उसकी बीमारी में सेवा की, हमेशा से सिर्फ उसके और उसके परिवार की भलाई के बारे में सोचा। वह सुमन ऐसे कैसे कर सकती है? उसने अपनी पत्नी के इतने वर्षों के विश्वास को एक पल में ही तोड़ दिया। उसके अंदर दिमाग में पनपी शक की आंधी के सुमन के प्रति उसका प्यार, विश्वास सब जलकर खाक हो गया और उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगा। अब वह सुमन से बात बात पर झगड़ा क्या करता, लेकिन सुमन इन सब से अनजान थी। उसे नहीं पता था कि उसके पति के दिमाग में अब उसके प्रति शक का बीज पनप रहा था। किशन का अपनी पत्नी के लिए शक का बीज अपने दिमाग में पनप चुका था, लेकिन किशन ने इस बारे में सुमन से सीधी सीधी बात नहीं की। वह इन सब का पता लगाने के लिए गांव आया। गांव आकर उसने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम अपनी भाभी से कह दो कि मैं आज रात उसका नए मकान में इंतजार करूंगा, वह मुझसे मिलने आई। यह सुनकर उसके छोटे भाई ने कहा, जी भैया। उसने सारी बात सुमन से जाकर कह दी। सुमन भी अपने पति से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उसके बच्चे भी आए हुए थे, इसीलिए वह अपने बच्चों के सोने का इंतजार करने लगी। उसकी बेटी जो लगभग 21 साल की हो चुकी थी, वह सुमन से अपनी पढ़ाई, अपनी फ्रेंड आदि के बारे में बात कर रही थी। वही सुमन इस सोच में डूबी हुई थी कि अगर बच्चे सो जाए तो वह अपने पति के साथ कुछ समय गुजार सके, लेकिन बच्चे भी अपनी माँ से मिलकर इतने खुश थे, अपने बारे में बातें करते हुए नहीं थक रहे थे। इसी तरह रात के 12 बज गए। अपने बच्चों से बातें करते करते सुमन की कब आंख लग गई, कब उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि सुबह 4 बजे से रात को सोने तक सुमन को पल भर की भी फुर्सत नहीं मिलती। थकी हारी सुमन अपने बच्चों की बातें सुनते सुनते ही कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। अपनी मम्मी के सोने पर उसके बच्चे भी आपस में बातें करते हुए सो गए। वही सुमन की सुबह आंखें खुली तो उसने समय देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। यह देखकर
कि हड़बड़ा कर उठी और सोचने लगी कि किशन ने उसके बारे में क्या सोचा होगा। उसे तो पता ही नहीं कब उसकी आंख लग गई। यही सोचकर वह उठकर किशन के पास गई। किशन गहरी नींद में सो रहा था। उसे सोते देखकर सुमन ने उसे उठाना उचित नहीं समझा और अपने घर के काम में लग गई। वही सुबह जब किशन की आंखें खुली तो उसे यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि सुमन ने एक बार भी उसकी सुध नहीं ली। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था कि सुमन का जरूर किसी और आदमी के से चक्कर है। सुमन जब अपने काम से निपटकर किशन के पास आई तो उसे इस तरह सोच में डूबे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ? कल रात की वजह से नाराज हो क्या? क्या करती? बच्चे सोए ही नहीं थे और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर जब आंखें खुली तो सुबह के 5 बज रहे थे और जब मैं तुमसे मिलने आई तो तुम सो रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। मुझे माफ कर दो। लेकिन किशन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और उसे कोई जवाब नहीं दिया। किशन वापस शहर चला गया। सुमन ने अपने पति को फोन पर समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। अब उसने सुमन से बातें करना बंद कर दिया। सुमन के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। तभी एक दिन किशन गांव आया और सुमन से झगड़ा करने लगा। सुमन ने झगड़ा करने की वजह पूछी तो किशन ने अंदर जो अब तक जहर भरा हुआ था वह सब सुमन के सामने उगल दिया। सुमन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पति को वह देवता मानती थी वह उस पर शक कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन उसने फिर भी अपने आप को संभालते हुए अपने पति को विश्वास दिलाया कि यह सब कुछ झूठ है। उसके अपने परिवार वालों ने उसके खिलाफ उसके दिमाग में जहर डाला है, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। किशन और सुमन की लड़ाई को देखकर जहां उसके परिवार वाले खुश थे, वहीं गांव के लोग सुमन की काफी तारीफ करते थे। वे लोग उसे एक देवी की तरह मानते थे जिसने हर सुख दुख में अपने पति का साथ नहीं छोड़ा था। वे लोग उसके चरित्र की भी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। सुमन का गांव में तो मान सम्मान था, लेकिन अपने परिवार में वे किसी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। उसका खुद का पति अब उसके चरित्र पर उंगली उठा रहा था। सुमन ने अपने पति को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन किशन समझने को ही राजी नहीं था। सुमन ने रोते हुए कहा कि मैंने अपने बच्चों की खुशी और आपके लिए ही गांव में रहना मंजूर किया था, जिससे आगे हमारे बच्चों की शादी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, थोड़ा पैसा जमा हो जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगी। आपके साथ चलने के लिए भी मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे चरित्र पर उंगली मत उठाओ। यह कहकर सुमन रोने लग गई, लेकिन किशन को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था। यकीन कैसे होता? उसके खुद के भाई, उसके खुद के परिवार वाले अपनी आंखों में आंसू भरकर दिन रात उसके कान जो भरते थे। आखिर किशन ने सुमन को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकालते समय उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इतने साल उसने जिस औरत के साथ बिताए हैं, जिसने एक साई की तरह उसका साथ दिया, हर सुख दुख में उसका हाथ पकड़ रखा है, वह क्या उसे धोखा दे सकती है? लेकिन दूसरे के बहकावे में आकर शक की आंधी में उसने सुमन के प्रति अपना विश्वास, प्यार, जिम्मेदारी सब जला दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब सुमन कहाँ जाएगी? क्या वह अपने मायके जाएगी या फिर कहीं और? आगे क्या होगा सुमन के जीवन में? सुमन के बच्चों का क्या होगा? आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।